अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं, इट्स वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि आप हमारे बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट फैकल्टी मैथमेटिक्स साइंस तो मैं खुद ही डील करता हूं, और यहां से आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, साथ में आपका इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है, जिसमें छोटी से छोटी चीजों के बारे में ध्यान दिया जाता है, बहुत बारीकी पे ध्यान दिया जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और स्टडी आपकी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। Today we continue the part 2 of chapter 20 P block elements and their compounds 2, जिसमें कि हमने पार्ट 1 में सीखा था बहुत सारी चीज़ें, और हम पार्ट 2 में हम सीखने वाले हैं, राइट। तो आइए इस पार्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। साथ में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्यूशन। अभी लेटेस्ट 2016 का हमने स्टार्ट किया है, तो इतने सारे अच्छे कंटेंट आपके लिए आते हैं। तो चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल जो है केवल और केवल NIOS के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। आइए हम आगे कंटिन्यू करते हैं आज के अपने इस पड़ाव को। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 जो हमने पढ़ा, उस पार्ट 1 में हमने ऑक्सीजन फैमिली के बारे में जाना, जिसमें ऑक्सीजन और सल्फर के बारे में डिटेल हमने जाना था। सो अभी इसका आपको स्क्रीन पे दिखेगा फ्लोरीन के बारे में, क्लोरीन के बारे में। तो उससे पहले मैं चाहूँगा स्क्रीन पे कोई आपका पेज आए, इससे पहले मैं चाहूँगा कि फ्लोरीन और क्लोरीन का एक बार हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलके साथ में ज़रा लिख लेते हैं, जिससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हाइड्रोजन फैमिली में एंट्री करने के बाद इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें इस पैटर्न पे काम आता है। तो देखिए, अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो आप जानते हैं फ्लोरीन जो है 9 नंबर पे आता है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कैसा सीरीज कैसा बनता है इसका, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कुछ इस तरह का पैटर्न होता है इनका, जिसे बोलते हैं फिर कल बाहर आई, इस तरीके से इसको बोलते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं केवल स्पेशली इन दोनों की ही बात करूँ तो फ्लोरीन जो है वो 9 नंबर पे आता है, ये 17 नंबर पे आता है। तो अगर कोई 9 नंबर पे आ रहा है डेट मीन उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है, और कोई 17 नंबर पे आ रहा है उसका मतलब 17 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टर्म्स में बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर कैसे हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ लिख सकते हैं 1s1, फिर कैसे लिख सकते हैं 1s2, 2s2, फिर क्या हो जाएगा 2p। अब देखते हैं यहाँ से 9 है, 2 4 हो चुका है, 2p5। ये देखिए, ये कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती है, क्योंकि ये कंप्लीट 9 इलेक्ट्रॉन में आता है, 2p5 हो गया। 17 के जब आप लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, ये कंप्लीट हो गया 10। फिर आएगा 3s2, कितना हो गया 10 2 12, फिर 3p, अब 12 हो गया है, तो क्या लिखेंगे 3p5। तो जैसा कि कुछ खास पैटर्न आप देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए 2s2, 2p5, 3s2, 3p5। तो ब्रोमीन में भी आपको देखने क्या मिल जाएगा, ब्रोमीन में आप देखेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन में आ जाएगा 4s2 और 4p5। उसी तरीके से आयोडीन में आप देखेंगे 5s2 और 5p5। अच्छा, यहाँ पर जो है जब हम ब्रोमीन और आयोडीन में आते हैं तो यहाँ हम d ऑर्बिटल में एंट्री कर जाते हैं, और इनर्ट पेयर इफेक्ट भी जो मैंने आपको बताया था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक में, उसे आप एक बार रिवाइज कर लेना। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है वैकेंट d ऑर्बिटल, यहाँ पर जो है वैकेंट d ऑर्बिटल हमारे पास ऑप्शन होता है। जैसे p का तो 3 ही बनता है, इसका 5 बनता है, तो 1 2 3, 1 2 3 4 5। सेम यहाँ पे ये वैकेंट वाली कहानी यहाँ बन जाती है, 1 2 3 4 5, ये वैकेंट d ऑर्बिटल है, वैकेंट d ऑर्बिटल है। अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे एक्साइटेड स्टेट होता है, यानी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। अभी हम वैकेंट d ऑर्बिटल जब खाली होता है तो नॉर्मली इसको ग्राउंड स्टेट के नाम से जानते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर में कुछ वेरी आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर में कुछ चेंजेज आता है, जिसकी वजह से जो है ये जंप करता है यहाँ से यहाँ। इसके पीछे रीजन क्या है, तो अगेन आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो फुलफिल्ड होता है, फुलफिल्ड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। फुलफिल्ड नहीं हो सकता तो सोचता है हाफ फील्ड हो जाते हैं, और अगर हाफ फील्ड भी नहीं हो सकता तो वैकेंट ही रहना पसंद करता है। जैसे कि अगर फुलफिल्ड की बात करें तो एक डब्बा होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन से फुलफिल्ड होगा, और एक सी में अगर एक आधा कर देंगे तो हाफ फील्ड हो गया, वैकेंट में खाली हो गया।
ठीक उसी तरीके से अगर हम p की बात करें जहां 3 ऑर्बिटल होता है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ये फुलफिल्ड हो गया। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये 1 1 1 ये हाफ फिल्ड हो गया। और उसी तरीके से अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये वैकेंट हो गया। ऐसा ही हम डी का भी बता सकते हैं कि अगर हम डी का बनाए यहाँ पे तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पर डी का बनाए 1 2 3 4 5, और यहाँ पर डी का बनाए 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये फुलफिल्ड हो गया। फिर 1 2 3 4 5 ये हाफ फिल्ड हो गया और ये वैकेंट हो गया। तो कुछ इस तरीके से था। ये एस सब सेल का मैंने स्ट्रक्चर बनाया था कि एस सब सेल जहाँ भी आएगा ये पी का था और ये डी का था। तो इस तरीके से जो है कोई भी अपने आप को देखता है कि अगल बगल में दे देने से हम हाफ फिल्ड हो जाएंगे, या हम फुलफिल्ड हैं तो फुलफिल्ड नहीं हो पा रहे हैं, तो हाफ फील्ड के चक्कर में जो है ये एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ फ्लोरीन के बारे में हमने देख लिया, साथ में अब ध्यान से थोड़ा सा स्ट्रक्चर को आप क्लियर करेंगे तो और आपका स्ट्रक्चर क्लियर होकर आएगा कि जो आपका 2p5 यहाँ नज़र आ रहा है, ये वाला, ये जो 2p5 नज़र आ रहा है, यहाँ जो 3p5 नज़र आ रहा है, यहाँ जो 4p5 नज़र आ रहा है, 5p5 नज़र आ रहा है, एक्चुअली में इनका अगर आप स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो आप देखेंगे 2p5 मतलब कितना, 2p5 मतलब ऐसा करके कुछ होगा, ऐसा करके कुछ तीन ऑर्बिटल होंगे, ऐसा ही होगा ना। 2p5 मतलब कुछ 3 ऑर्बिटल होगा, जिसमें से एक होगा px, एक होगा p बाई और एक होगा pz। तो 2p5 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 इलेक्ट्रॉन, फिर 5 इलेक्ट्रॉन। यानी इसी चीज को हम और कैसे लिख सकते हैं, तो इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज को सेम आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2px2 2p/2 और 2pz1 भी लिख सकते हैं। सेम आप यहाँ इस चीज को जब ब्रेक करेंगे इसको तो इसको भी लिख सकते हैं 3px2 3p/2 और 3pz1। तो इस तरीके से भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आप सिंपली 2p5 लिख लीजिए, 3p5 लिख लीजिए, या फिर आप इनकी जगह पे ये लिख लीजिए इनके बाद, तो सेम चीज जाता है। चलिए जी, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन फैमिली। नीचे आने पर क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं साइज बढ़ता जा रहा है, राइट। और आप देखेंगे जो एसिडिक कैरेक्टर है वो भी क्या हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी और वहां से हैलोजन यानी H को निकालना आसान हो जाएगा। खैर ये चीज़ें हम जानेंगे। चलिए अब इस स्क्रीन पे दिखाया जाए, तो स्क्रीन पे आप देखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर द फर्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ ग्रुप 17। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट इज NH2NP5। जैसा कि देखा NH2NP5। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन जिसका कि ये 9 होता है, अगर आप करेंगे K सेल L सेल तो 2 और 7 जाएगा, तो सेम पैटर्न होगा जो यहाँ पर मैंने बताया है। उसी तरीके से क्लोरीन का 2 8 7 जाएगा, 17 नंबर पर है, सेम जाएगा जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया है। इसके बाद आगे हम देखते हैं फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो मैंने आपको बता दिया। इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 4। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती कितनी होती है, 4 होती है। फ्लोरीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमॉन्ग केमिकल। ये सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, कोई भी अगर मान लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद में सेल्फ क्या करेगा, वो सेल्फ में क्या करेगा, वो रिडक्शन करेगा। सेल्फ में क्या करेगा, रिडक्शन, और अदर दूसरों में क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। इसका मतलब अगर खुद में रिडक्शन करेगा तो सिंपल सी बात है कि क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और दूसरों में करवाएगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस करवाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। या आप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के भी देखेंगे तो इन लोगों की भी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की होती है, तो खुद में करवा रहे हैं रिडक्शन, तो भैया जैसे ही खुद में रिडक्शन करवाएंगे ऑटोमेटिक दूसरे में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे ये हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सब फ्लोरीन स्पेशली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, ज़्यादा रिएक्टिव होता है ये। फ्लोरीन इज वाइडली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ
फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच आर यूज्ड इन इंडस्ट्री। तो फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होता है। क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड ऑन लार्ज स्केल एज बाय प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। यहाँ से इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस में ये Na+ में आ जाता है और ये Cl- में आ जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस में 2 रॉड लेते हैं कैथोड एनोड का, वहाँ पर आ जाता है। क्लोरीन इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर एंड एंटीसेप्टिक्स, और हम बोल सकते हैं इंसेक्टिसाइड्स एंड ब्लीचिंग इंडस्ट्री। ब्लीचिंग इंडस्ट्री से लेकर रबर से लेकर एग्रीकल्चर में जो आपका इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उन सब में इसको बनाने का इस्तेमाल होता है। आगे हम बात करते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन हैलाइड एंड हाइड्रोहैलिक एसिड। यानी कि जब ये हैलोजन हाइड्रोजन से करते हैं तो एक एसिड का फॉर्मेट करते हैं, जैसे HCl आपने सुना होगा, HF आपने सुना होगा। तो मैं आपसे यहाँ पर वही चीज़ें क्लियर करूँगा कि यहाँ से हम बढ़ेंगे आगे, HF से HI तक आएंगे तो इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगा। तो भाई देखो साइज बढ़ता जा रहा है, मैं पढ़ के बताता हूँ। द हाइड्रोजन हाइलाइट्स HX आर कोवेलेंट इन गैसियस स्टेट एंड बट दे बिहेव एज एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू आयोनाइजेशन, राइट। अब देखिए ये एक्वस सॉल्यूशन आयोनाइज करते हैं, यानी कि H+ अलग हो गया, X- अलग हो गया, तो द बॉन्ड डिस्टेंस HX इंक्रीज करता है। कब इंक्रीज करता है? जैसे साइज बढ़ता जाए, नीचे आते जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा। जैसे HF से बड़ा बॉन्ड लेंथ HCl का होगा, उससे बड़ा HBr का होगा, उससे बड़ा HI का होगा। तो जितना बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा वहां से H को निकालना आसान हो जाएगा ना। तो इसीलिए जो एसिडिक स्ट्रेंथ आपको दिख रहा है वो HF सबसे कम है, HCl है, फिर HBr है, फिर HI है। डैट मीन HF इज द वीकेस्ट एसिड एंड HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमॉन्ग द हाइड्रोजन हाइलाइड। ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसा क्यों हो रहा है? तो साइज फैक्टर यहाँ पर है। चलिए आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड। तो क्या प्रॉपर्टी होता है हाइड्रोजन हाइलाइड का? तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखिए यहाँ पर ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक HF दूसरे HF के F और H के बीच में डॉट डॉट लाइन आपको दिख रहा होगा, दिस इज द H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर लग रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ HF इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF इज अनएक्सेप्टेबली हाई। ऑब्वियसली यार देखो HF लिक्विड पर ही होगा और साथ में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगने की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो ऑर्डर आप देखेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का है, तो देखेंगे HF, यानी कि यहाँ पर HF के 1 मोल गैसेस को ब्रेक करना, आयन मिलाना, सबसे ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, क्योंकि छोटा होता है F का साइज, हाइड्रोजन भी छोटा होता है, दोनों ही छोटे होते हैं, ये भी छोटा होता है, ये भी इन सब में सबसे छोटा होता है। बढ़िया बॉन्डिंग बनती है और यहाँ से यहाँ HF होता है। इस बॉन्ड को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है? HF की, फिर HCl की, फिर HBr की, फिर HI की। और अब थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे, सेम थर्मल स्टेबिलिटी वही है, कितना हीट ये ले रहा था, तो इसलिए ज़्यादा हीट लेगा, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी पूछेगा तो सेम हो जाएगा। आइए बात करते हैं यूजेज ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइट्स। क्या हाइड्रोजन हाइलाइट्स का यूज होता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड इज यूज टू प्रिपेयर फ्लोरोकार्बन, जिसको हम फ्रियॉन्स भी कहते हैं, एन एचिंग ऑफ ग्लास। एचिंग ग्लास क्या होता है? जैसे ग्लास में कलाकारी देखा होगा आपने, फ्लावर बना हुआ होता है, डिजाइन बना हुआ होता है, उसमें इसका काम आता है। हाइड्रोजन क्लोराइड इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड्स एंड एनिलीन्स डाइज इंडस्ट्री में। इट इज ऑल्सो यूज फॉर क्लीनिंग आयरन बिफोर गैल्वेनाइजेशन। आप जब गैल्वेनाइजेशन करते हैं, यानी कि आयरन के लेयर पे जिंक की आप लेयर डालना चाहते हैं, इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो इससे पहले आयरन को साफ करने के लिए भी हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको HCl एसिड भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर क्लीनिंग आयरन, तो बता दिया ये। और HBr एंड HI आर यूज टू प्रिपेयर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड साल्ट। HI इज ऑल्सो यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी ये काम करता है, यानी ऑक्सीडेशन एजेंट का उल्टा हो गया, खुद में ऑक्सीडेशन करवाएगा, दूसरे में रिडक्शन करवाएगा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। तो ये सारी बातें जो हमने सीखी, ये हाइड्रोजन हाइलाइट के बारे में सीखी। अब देखिए, अब हम सीखने वाले हैं ऑक्साइड, यानी हाइड्रोजन का ऑक्साइड। हमने एक बार हाइड्राइड का फॉर्म पढ़ लिया, HF, HCl, HBr, HI।
अब हम पढ़ेंगे ऑक्साइड। तो ऑक्साइड में नहीं, ऑक्सीजन जब F से रिएक्ट करेगा तो कैसा बनेगा, Cl से करेगा तो कैसा बनेगा, Br से करेगा तो कैसा बनेगा, और I से करेगा तो कैसा बनेगा। तो देखिए यहां पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, द कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन विद ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑक्सीजन फ्लोराइड एंड नॉट फ्लोरीन ऑक्साइड। उसको फ्लोरीन ऑक्साइड नहीं कहते हैं, ऑक्सीजन फ्लोराइड कहते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोराइड। तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो एजुअली देखा जाता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है पहले उसी का नेमिंग आता है। इसी वजह से जो है यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फ्लोराइड बोलते हैं देन फ्लोरीन, और फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैट ऑक्सीजन हो गया। अब हम बात करते हैं कि क्लोरीन के साथ जो मेन ऑक्साइड आपको देखने के मिलता है, ये 4 तरह के ऑक्साइड आपको देखने के मिलते हैं। नंबर 1 जो आपका लिखा है क्लोरीन मोनोऑक्साइड यानी Cl2O, ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक क्लोरीन डाइऑक्साइड ClO2, जहां मोनो आएगा वहां एक ऑक्सीजन आएगा, ठीक। जहां पर आप देखेंगे डाई आएगा वहां 2 ऑक्सीजन आएगा। क्लोरीन हेक्सा ऑक्साइड मतलब 6 ऑक्सीजन Cl2O6, और क्लोरीन हेप्टोक्साइड का मतलब Cl2O7 यहाँ पर हो गया। अब इनका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो Cl2O में देखेंगे कि एक O 2 Cl से कनेक्ट है 110 डिग्री से। ऑक्सीजन का जो आउटरमोस्ट शेल होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन में 2 लोन पेयर रह गया, इसका 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से 2 ही इलेक्ट्रॉन यूज हो पाए ना Cl के साथ में। यहाँ पर आप ClO2 में देखेंगे तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन एनी हाउ 2 बॉन्ड बनाता ही बनाता है। ऑक्सीजन कहता है कि हम तो 2 बॉन्ड बनाएंगे, भले Cl यहाँ पूरा ना हो पाए। देख रहे हैं Cl के खोपड़े पर 3 इलेक्ट्रॉन है, अब बेचारा इसका कुछ नहीं पूरा हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन अपना पूरा कर दे रहा है। क्लोरीन के सबसे लास्ट में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 2s2p5, S का 2 है और P का 5 है, यानी कि सेकेंड लेयर में 7 इलेक्ट्रॉन है इसका। तो 7 इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये जो 7 इलेक्ट्रॉन होता है इसमें से देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के लिए, बाकी 3 बचा रख लिया बेचारा चुपचाप 118 डिग्री पर। Cl2O6 में देखेंगे, यहाँ भी स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखेंगे जितने भी ऑक्सीजन हैं सब के सब कहेगा हम तो बनाएंगे डबल बॉन्ड, यानी कि वो चाहे जैसे बनाए, सिंगल 2 तरफा बना ले या एक ही साथ डबल बॉन्ड बना ले, डबल बॉन्ड बनाता ही बनाता है। तो यहाँ या Cl2O7 में देखिए तो भी यहाँ पर इस तरह की चीज आपको देखने के मिलती है। देखिए Cl2O एंड ClO2 आर बेंट स्ट्रक्चर, ऊपर वाले दोनों बेंट स्ट्रक्चर हैं एंड दोनों डिफर है एंगल से, एक है 110 डिग्री, एक है 118 डिग्री। चलिए तो ये चीजें हमने यहाँ पर सीख लिया कि भाई ये चीजें बनती है। अब हम आगे बात करने वाले हैं ऑक्सो एसिड्स के बारे में बात करने वाले हैं। ऑक्सो एसिड क्या होता है, जहाँ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और आपका हैलोजन होता है, स्पेशली Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया, ये जब होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन होगा तो क्लोरीन बोलेंगे, और ब्रोमीन होगा तो ब्रोमीन बोलेंगे, आयोडीन होगा तो आयोडीन बोलेंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर की सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन आर फॉलो। देखिए अगर आप हाइपोक्लोरस एसिड होता है तो हाइपोक्लोरस एसिड में देखिए इतना तो आपको आइडिया लग ही गया होगा अब तक पढ़ के कि एक तरफ H है एक तरफ Cl है, तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 तो बॉन्डिंग में चला गया, तो बाकी कितना बच गया, बाकी 2 बच गया, तो इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस HClO। अच्छा HClO2 जब बनेगा तो HClO2 बनेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे H O से कनेक्ट होगा और वो वाला O Cl से कनेक्ट होगा। लेकिन अब क्या है, एक एक्स्ट्रा O आ गया है, एक एक्स्ट्रा O आ गया है, वो Cl के पास आएगा, कहेगा सुनो ना मुझे भी बॉन्डिंग बनाना, तो कहता मेरा तो हो गया है, अब तुम बॉन्डिंग क्या करोगे, हमें तो नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं क्लोरस एसिड में Cl तो ऑलरेडी कंबाइन कर लिया ना भाई ऑक्सीजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था उसने अपना कंप्लीट कर लिया। अब बगल में ऑक्सीजन आ गया है तो वो कह रहा मुझे भी कंबाइन कर लो, कहेगा ठीक है हम तो तुमसे नहीं लेंगे लेकिन तुम मेरा ले लो। तो कहेगा कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन तो भूखा है 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो कहेगा कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अपना एक लोन पेयर उठा के इसको दे देगा, कहेगा ले लो अपना एक लोन पेयर। तो अपना एक लोन पेयर जब दे देगा उठा के, तो देखिए जब कोई भी अपना एक लोन पेयर उठा के देखा तो एक एरो देते हैं, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, तो ये ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में आ जाएगा, तो इसका 8 हो जाएगा ना, फिर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आ जाएगा। उसी तरीके से क्लोरिक एसिड देखेंगे तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन आ गया है साइड में, भिखमंगा की तरह कि दे दो ना, सुनना हम पे ही कृपा कर दो, थोड़ा सा हमको भी कर दो ना, एकदम अजीब सा ये करेगा। तो ये Cl को इसको थोड़ा सा दया आ जाएगा, कहेगा अच्छा ठीक है एक काम करो ले लो तुम, हम भी तुमको एक लोन पेयर देते हैं, एक लोन पेयर तुम ले लो। तो मैक्सिमम 3 लोन पेयर इसके पास है,
तो पर क्लोरिक एसिड तक जाते जाते 3 ऑक्सीजन को ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यानी अपना 3 लोन पेयर ये दे सकता है। बाकी इधर वाला जो H और O है इसके साथ तो ये ठीक ठाक बॉन्ड बना रहा है, नहीं कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। एक चार्ट आपका दिया गया है, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं कि फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म ऑक्सो एसिड बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए ये ऑक्सो एसिड नहीं बनाता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप अंडरलाइन कर लें, दिमाग में सेट कर लें। छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिसको निकाला जाता है ऑब्जेक्टिव्स में या रीजन पूछा जाता है। इसके अलावा बाकी सारे बनाएंगे जो चार्ट में आप देखेंगे, ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन, ऑक्सो एसिड्स ऑफ ब्रोमीन एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ आयोडीन, और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन की हम बात करते हैं। तो देखिए अगर हम क्लोरीन वाले चार्ट में देखेंगे तो लिखा HClO यानी हाइपोक्लोरस एसिड, फिर HClO2 क्लोरस एसिड, HClO3 क्लोरिक एसिड, HClO4 पर क्लोरिक एसिड, जो कि उधर लिखा था। अब एक एक करके बात करते हैं। अगर HClO में निकालेंगे आप Cl का ऑक्सीडेशन नंबर तो +1 आएगा। ये खुद निकालने की चीज है, आप खुद निकालिए। ऑक्सीडेशन नंबर आपको नहीं निकालना आता है तो मैं बार बार क्या बताऊं, पिछले कई वीडियो से रिपीट हो रहा है। अगर फिर भी नहीं आता तो जाइए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर पार्ट 1 में सीखिए कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है, क्योंकि एक बार आपको केवल ठीक करना होता है जो भी आपका सिस्टम में एरर होता है। यानी आपको नहीं आता है तो आता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ऐसे आप अटक अटक के चलेंगे तो फिर आपको एक तो केमिस्ट्री भी हार्ड लगेगा और दूसरा ये कि आपका कॉन्फिडेंस भी लो होगा। इसी तरीके से HClO2 में निकालेंगे +3 आएगा, HCl यानी क्लोरिक एसिड का निकालेंगे तो +5 आएगा, HClO4 में निकालेंगे +7 आएगा। सेम ब्रोमीन का बनेगा और सेम आयोडीन का बनेगा, लेकिन ब्रोमीन में केवल 3 ही बनेगा और आयोडीन में भी 3 बनेगा। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो HClO2 है यहाँ HBrO2 नहीं बनता है, ना ही HiO2 बनता है, सीधे O HBrO, HBrO3 और HBrO4, इसी तरह से HiO, HiO3 और HiO4 बनता है, राइट। अच्छा, कुछ छोटे छोटे टर्म हैं जो हमें ध्यान देना समझना है, नोट वाली बातें हो जाती है। जैसे कि क्या कहता है, कहता है विद एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए पार्टिकुलर हैलोजन एटम। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर हम ऊपर से नीचे तक बढ़ते जाते हैं तो जो एसिडिक एबिलिटी है वो क्या होते जाती है, इंक्रीज करते जाती है। एसिडिक एबिलिटी इंक्रीज करने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर से हमें पता चलता है यहाँ पे कि इसके पास कितने ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आप बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो जितने ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर जो है हम कहते हैं कि इजीली कहीं ना कहीं H+ आयंस रिमूव हो सकता है, यानी आयंस में ब्रेक कर सकता है ये। तो इसीलिए जो है यहाँ पर HClO है तो ये टूट जाता है H+Cl O- में, तो ऐसे करके ये इजीली ब्रेक कर जाता है। तो इसीलिए देखेंगे आप कि जिसका कम ऑक्सीडेशन नंबर है वो कम एसिडिक है और जिसका ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है वो ज़्यादा एसिडिक है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं जिसका मान के चलिए +5 की बात करते हैं तो +5 में देखिए क्लोरीन वाला भी है HClO3, ब्रोमीन वाला भी HBrO3 और ऑक्सीडेस आप आयोडीन वाला भी HiO3। या +7 की बात करते हैं तो HClO4 भी आ जाता है, क्लोरीन वाला, ब्रोमीन वाला HBrO4 आ जाता है और आयोडीन वाला HiO4 आ जाता है। इन तीनों का ही +7 है। ऐसे कंडीशन में अब यहाँ साइज फैक्टर डिफर करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, द एसिडिक एबिलिटी ऑफ ऑक्सो एसिड्स हैविंग द सेम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है और कौन आ रहा है, बाकी आ रहा है। जैसे यहाँ HClO है, HBrO है और HiO है, तो देखिए ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पे तो HClO ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों ज्यादा एसिडिक होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर HClO ज्यादा एसिडिक होने का मतलब क्या बनता है, क्योंकि साइज फैक्टर है, साइज छोटा है। आगे बढ़ जाएंगे Br का साइज बढ़ जाता है, उससे आगे बढ़ जाएंगे I का साइज बढ़ जाता है, राइट। तो यहाँ पर आयंस जो इजीली ब्रेक होगा फिर साइज फैक्टर में यहाँ से बड़े आराम से ब्रेक कर जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर आपको दिया गया है, आपको थोड़ा सा दिमाग में लेके चलना है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कि जो मैंने आपको बताया था ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होता है वो थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं, वो बताते हैं। तो देखिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, समझिए ध्यान से, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा।
यहाँ पर जो है आपका +1 +3 +5 या जो +7 ऑक्सीडेशन नंबर आपके सामने आ रहा था, वो कैसे आ रहा था, चूंकि ऑर्बिटल खाली था। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं तो देखिए ग्राउंड स्टेट में 5s में दिख रहे 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। 5p में डब्बा इन्होंने नहीं बनाया है, लेकिन ऐसा डब्बा बनेगा जैसा डब्बा ये आप देख रहे हैं, ये वाला डब्बा बनेगा, p वाला ये बनेगा, 3 डब्बे बनेंगे। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दिखा दिया कि देखिए भैया 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, सेम इस जैसा बना दिया इन्होंने। उसके बाद अब इन्होंने 5d को खाली छोड़ दिया। अब क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +3 शो करेगा। इसके पीछे रीजन क्या है कि p वाले डब्बे में से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और d वाले में चला जाएगा। समझ में आ रहा है, p वाले से निकलेगा, दिख रहे हैं ये देखिए, कहीं भी p वाले से निकलेगा d वाले में चला जाएगा, आराम से p वाले से निकलेगा d वाले में चला जाएगा। तो जब p वाले से निकल के d वाले में चला जाएगा, देखिए p से निकल के d वाले में जब 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अब 3 अनपेयर्ड हो जाएगा। एक तो d में था, यहां से आ गया 1 इलेक्ट्रॉन, यहां भी आ गया 1 इलेक्ट्रॉन, और अब इसके पास कितना पेयर बन गया, इसके पास 2 अनपेयर्ड बच गया p वाले में। क्योंकि देखिए ना, p वाले में यहाँ पेयर था, यहाँ पेयर था और ये अनपेयर्ड था। लेकिन ये जो है ना, इसको पता नहीं क्या बीमारी हुआ, ये कहा कि हम अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन दे देते हैं डी वाले को। तो जब ये डी वाले को ऐसे करके दे देगा, डी वाले को दे देगा आगे जाके कि लो डी तुम रख लो, डी वाले को दे देगा, तो क्या हो जाएगा, फिर ये भी अनपेयर्ड हो जाएगा, ये भी अनपेयर्ड हो जाएगा, और इसको इधर भेजा तो वो भी अनपेयर्ड हो जाएगा। 3 अनपेयर्ड हो गया, इसलिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अगले आप सेकंड वाले में देखेंगे कि ये वाला कहेगा हम भी अपना दे देते हैं, तो ये भी अपना निकाल के दे देगा। तो अब ये 3 अनपेयर्ड p वाले में हो जाएगा और 2 अनपेयर्ड हो जाएगा आपका d वाले में, और टोटल +5 ऑक्सीडेशन दिखाएगा। फिर इसको देखा देखिए ये s कहेगा ना, ये वाला s कहेगा कि हम भी अपना एक दे के हाफ फिल्ड हो जाते हैं, हम भी एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन जब दे देगा तो फिर ये भी हो जाएगा अनपेयर्ड, और वहां भेजा तो वो भी अनपेयर्ड, यानी कि 3 यहाँ, एक 4 और 4 3 7 +7 ऑक्सीडेशन नंबर दिखा देगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि देखो ये एक्साइटेड स्टेट हो गया, यानी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, राइट। चलिए इतनी चीजें हमने सीखी, आगे हम बात करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, और वो ये है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है। अगर हैलोजन फैमिली की बात करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ मेंबर्स ऑफ हैलोजन फैमिली, देखिए एक वर्ड आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि कौन कितना बढ़िया से इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, लविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए सबसे बेटर तरीके से आप देखते हैं कि फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को रखता है, चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। यहाँ पर लिख रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ से जब हम इलेक्ट्रॉन को लेते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन में रिच हो रहा है ये। तो इस तरीके से आयन बना लेता है, F ले लेगा तो F माइनस आयन बना देगा। तो इस तरीके से आप देखते हैं यहाँ पे कि पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैंने बोला ना, इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन जब ये लेगा तो खुद में तो करा लेगा रिडक्शन, दूसरे वाले में हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो ये हुआ कि नहीं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फ्लोरीन का आप देखेंगे, क्लोरीन का देखेंगे। अब ये क्या करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर होने की वजह से अपने हाइड्रोजन वाले को ही क्या कर देते हैं, इसको जैसे देखिए यहाँ पर देखते हैं ध्यान से, नीचे लिखा होगा कि F2 है 2x माइनस लिखा, यानी x से जगह Cl ले लो, Br ले लो, I ले लो। अब बगल में कोई भी नेगेटिव आ जाएगा, जैसे F के बगल में F2 के बगल में Cl माइनस आ जाए, या Br माइनस आ जाए, I माइनस आ जाए। अब ये कहेगा ए सुनो ना, हमको ना, हम निगेटिव है, हम चाहते हैं हम मतलब एक मॉलिक्यूल बन जाए, हम अभी आयन में हैं। तो F कहेगा ठीक है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हम ले लेते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो F माइनस बन जाएगा, और वो वाला दिख रहा है H2 की जगह क्या बन जाएगा, Cl2 Br2 I2, बढ़िया से हो जाएगा, क्या थैंक यू। उसी तरह से Cl2 है तो Cl2 के में कौन आ जाएगा, उसके नीचे वाला आ जाएगा Br और I के आयंस को ये इसका इलेक्ट्रॉन ले सकता है, फिर Br I वाले के इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इनके इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, इलेक्ट्रॉन को लेकर खुद नेगेटिव हो जाता है, और दूसरे वाले को Br2 I2 जो भी है, जैसे F है तो F क्षमता रखता है इसको Cl2 बनाने का, इसको Br2 बनाने का, I2 बनाने कब, जब ये Cl माइनस होगा और पहुंचेगा F के पास, ये Br माइनस पहुंचेगा F के पास, I माइनस पहुंचेगा F के पास, कहेगा मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो ना, हमको बनना है मॉलिक्यूल, तो कहेगा ठीक है हम ले लेते हैं। वो ले लेता है तो Cl2 बन जाता है, Br2 I2 बन जाता है। उसी Cl जो है इन दोनों को, Cl के पास अब Br जा सकता है और I जा सकता है, ठीक है, अब उससे Br के पास I माइनस जा सकता है। तो ऐसे करके ये होता है। तो ये चीजें आपको देखिए। अगला जो आपको पढ़ना है वो CFCS यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में पढ़ना है।
बहुत इजी चैप्टर है, चैप्टर आपको कुछ ऐसा हार्ड नहीं लगेगा, इनऑर्गेनिक का चैप्टर है तो इजी ही रहता है जनरली। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS में क्या बोलता है, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन वेयर क्लोरीन एंड फ्लोराइड जो होता है हाइड्रोजन, सिंपल आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा जहाँ CH4 C2H4 ऐसे करके आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो हाइड्रोजन की जगह आप कौन दिखेगा आपको, अब हाइड्रोजन की जगह हैलोजन दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, जैसे कि CCl2F2 CFCl3 C2F4Cl2, यानी कि हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है क्लोरीन और फ्लोरीन, दो ही क्लोरीन फ्लोरीन, यही दोनों ज़्यादा, ब्रोमीन नहीं। तो इन कंपाउंड्स की जो कैपेसिटी होती है रिटेन हीट होती है, यानी ये हीट को रखने की क्षमता रखते हैं। इसलिए देखा होगा आपने कि ये किसी का भी हीट निकाल देते हैं तो उसको ठंडा कर देते हैं। रेफ्रिजरेटर में आपके जो फ्रिज होता है उसमें CFCS ये गैस भरा होता है, कहते हैं ना फ्रिज का गैस खराब हो गया इसलिए ठंडा नहीं हो रहा है। तो कैसे होगा, वो गैस उसमें CFCS नहीं है इसलिए वो ठंडा नहीं हो रहा, नहीं वो हीट नहीं ले पा रहा। और इतना खतरनाक होता है, ये बहुत खतरनाक गैस होता है, काफ़ी पॉइजनस गैस होता है, इतना पॉइजनस गैस होता है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि आज से, जब साइंस डेवलप नहीं किया था, लोग घड़े का पानी पीते थे तभी बढ़िया था, क्योंकि जितना फ्रिज आजकल हम यूज करने लगे हैं घरों में और जितना ये CFCS वाला गैस निकल रहा है ना, वो माय गॉड, सोच के अगर आप इसकी जानकारी लेंगे आपका दिल दहल उठेगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये इतना बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है जो ओजोन लेयर को जाकर डिप्लेक्ट कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, कमजोर करता जा रहा है। और ये वही ओजोन लेयर है जिसके मैंने चर्चा भी किया था इसके फर्स्ट वाले पार्ट में, कि ओजोन का लेयर अगर कमजोर हो जाएगा तो बड़ी समस्या आ जाएगी, जहां भी सन रे पड़ेगा उसमें अल्ट्रा वायलेट रे होगा और आपके स्किन को जला सकता है वो। तो इसी के बारे में ये चीज़ें दिया है, यानी इसमें 10,000 टाइम ज़्यादा हीट को रिटेन करने की क्षमता होती है CO2 के मुकाबले। तो आप सोच लो आसमान में गर्मी कितनी तेजी से बढ़ेगी, CO2 जितना हीट रख सकता है उससे 10,000 गुना ज़्यादा ही हीट रख सकता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे खतरनाक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। और आप इसका देखेंगे, इसका यूज होता है CFCS का एरोसोल, सॉल्वेंट, रेफ्रिजरेटर्स, फोम ब्लोविंग एजेंट, बट इट कॉजेज इन्वायरमेंटल हैजार्ड, यस बहुत ज़्यादा हैजार्ड करता है इन्वायरमेंटल का। CFCS react with protective layer of ozone in the stratosphere. It causes performing through which radiations from outer sphere enter our atmosphere and cause damage to the life system. The destruction of ozone layer is called ozone deflection, which creates an ozone hole, जिसको हम कह सकते हैं कि ओजोन में छेद हो गया, ओजोन का होल हो गया। सो इट्स वेरी वेरी बहुत गंभीर समस्या है ये, लेकिन क्या कर सकते हैं, आए दिन अब देखो आबादी बढ़ रही है, अब तो ऐसा भी कंबाइंड फैमिली भी लोग नहीं रह रहे हैं, अलग अलग रखना चाह रहे हैं, फ्लैट का निर्माण हो रहा है, जहाँ पहले एक ज़मीन होती थी उसमें एक घर होता था, आज तो कम से कम मुझे लगता है कि 2500 घर होता होगा, 12-12 13-13 मंजिल 20-20 मंजिल बिल्डिंग बना देते हैं ये, और हर बिल्डिंग में एक फ्लोर पर कम से कम 3-4 फ्लैट है, और हर फ्लैट में एक फ्रिज तो होगा ही होगा। तो सोच लो कितना तेज़ी से CFCS का जो है वो हो रहा है। खैर आगे बात करते हैं, इंटर हाइलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं। जब हाइलोजन आपस में ही एक दूसरे से मिलकर अलग अलग हाइलोजन मिलकर कंपाउंड बनाते हैं उसको इंटर हाइलोजन कहते हैं। जैसे कि आपको इसमें दिखेगा कुछ क्लासिफिकेशन, जैसे XX टाइप होता है यानी CLF, BRCL, ICL, X3 यानी CLF3, BRF3, ICL3, X5 जैसे CLF5, BRF5, IVF5, XX7, IF7 जैसा स्ट्रक्चर भी दिया होगा आपका। IF7 का I बीच में है और F चारों तरफ है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। बाकी बच्चों आपको क्या करना है, चैप्टर बहुत इजी है, ये मैंने आपका जो गाइड होता है उसी से मैंने इसको बताने की कोशिश किया। काफ़ी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा आप लोग इस्तेमाल भी करते हैं। अब इतना मैं लिखूंगा यहाँ पर तो बहुत टाइम मुझे लग जाता है, अभी एडिट कर दूंगा सिंपली इसके पिक्चर को वहाँ पर जहाँ जहाँ चीज़ें मैंने किया, हालांकि टाइम उसमें भी लगता है पर इसके मुकाबले कम टाइम लगता है, राइट। सो अब आपको क्या करना है, इनको थ्योरी कंसेप्ट के हिसाब से आप सोच समझ लो, रटना समझ लो, लिखना समझ लो, याद करना शुरू कर दो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको याद करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको याद करना पड़ेगा विद रीजन के साथ में, ऐसा क्यों हो रहा है, और एक पैटर्न के साथ में, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी, ऐसे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। समझ में आ रहा है आपको। तो जितनी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आना चाहिए, फुल फिल हाफ फिल आना चाहिए। एक पार्ट इसका और मैं बनाऊंगा जिसमें कि अभी इनर्ट जो गैस है उसके बारे में दूंगा, नोबेल गैस के बारे में, और कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर दूंगा मैं अगले वाले पार्ट में। मैं चाहूंगा कि इसके जितने क्वेश्चंस हैं आप भी देखें कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, खुद से भी आप पढ़ सकते हैं, कुछ डाउट वगैरह होगा पर वीडियो में कर दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम अगले पार्ट में, तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें।
जय हिंद, जय भारत।